अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 622 वेक्टर्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को। आपने सबसे पहले करना ये है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो इम्पोर्टेंट है जस्ट उनको करें, पहले आपने सारे मॉड्यूल्स के लेक्चर्स लेने हैं ताकि आपके नज़र से वो सारा जो भी सिलेबस है वो गुजर जाए। देन आपने आना है इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, जो इनके इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हैं उन पर आ जाएँ, उनको अच्छे से कर लें। अगर आपके पेपर में कोई ऐसा आ भी जाता है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं था या मैंने जो इम्पोर्टेंट में नहीं बताया था बट आपने वो लेक्चर्स लिए हुए होंगे तो आपके नज़रों में होगा कि हाँ इसको हमने ऐसे ऐसे सॉल्व किया था, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आपके पास होंगे तो आप उसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 101 से। यहाँ पे मैंने अपने लेक्चर्स में इन सबको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इनकी नहीं अंडरस्टैंडिंग तो पहले आप जाकर इसके लेक्चर्स ले लें, अदरवाइज़ आपने जिस चैनल से भी आपने इसके लेक्चर लिए हैं तो वो सबके बहुत अच्छे हैं। मॉड्यूल नंबर 101 में जी ये हमने किया था शो डैट फोर्स फील्ड गिवन बाय, ये आपके पास एक फोर्स गिवन होती है, आपने इसका बताना होता है एक कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। अच्छा, ये जस्ट इसके लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट, मैंने इसके इंपॉर्टेंट MCQs की भी वीडियो बनाई है, आप वो MCQs वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा। उसमें आपने ये देखा होगा कि MCQs में भी चीज़ पूछी जाती है कि इतना, वैसे वो लेंथी तो नहीं होती इसकी स्टेटमेंट, लेकिन वो फोर्स आपको देते हैं और ये पूछते हैं कि बताएं कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आपने उसको चेक करना होता है। तो ये मैंने मेथड आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ये होता है इसका कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को चेक करने का, कि आपने जो फोर्स आपके पास गिवन होती है आपने उसको डेल्टा ऑपरेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है कि हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले IJ के यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं, फिर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल जेड ये लिखते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे पास गिवन होती है IJ के की वैल्यू हम यहाँ पे ये राइट करते हैं, हम इनका लेते हैं डिटर्मिनेंट। अगर उसका जो आंसर है वो नॉन जीरो आता है तो इट्स मीन्स कि वो नॉन कंजर्वेटिव है, अगर उसका आंसर जीरो आता है तब वो कंजर्वेटिव है। तो ये चीज़ आपके MCQs के लिए बहुत अहम है, इसको अपने MCQs के लिए भी याद रखिएगा कि अगर आपके पास आंसर जीरो आएगा तो वो कंजर्वेटिव होगा, अदरवाइज वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो ये जो मॉड्यूल नंबर 101 है ये आपके शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल 102, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को भी आपने अच्छे से करना है, ये आपके शॉर्ट में वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, ये चीज़ हम 9-10 में पढ़ के आ चुकी हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाला नहीं है। ये क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या डेफिनेशन होती है, ये चीज़ ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम ये जस्ट आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं कि वो जो न्यूमेरिकल ये टाइप आपके गिवन है इस हैंड आउट्स में वही वो दें, यहाँ से आप देखें वो आपको वैल्यू दे सकते हैं, M की वैल्यू दे के, K की वैल्यू दे के वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड बताएं मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम पे, या सिंपल पेंडुलम में इसका टाइम पीरियड बताएं, लेंथ वगैरह की वैल्यू आपको दे सकते हैं वो। तो ये आपने फार्मूले अपने माइंड में रखने हैं, वो खुद से भी न्यूमेरिकल टाइप बना के कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारे पेपर में भी ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप आए थे तो ये आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, ये फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं टाइम पीरियड के। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, ये अक्सर आपके MCQs में पूछते हैं कि जी एम्पलीट्यूड की क्या होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है अपनी वन ऑसिलेशन में, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड के ये टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहम है। काइनेटिक एनर्जी ये होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब आप इन दोनों का सम करते हैं तो टोटल एनर्जी आ जाती है। फिर उसके बाद हमने मॉड्यूल नंबर 105 में ये डिस्कस किया था, ये बहुत अहम है जितने भी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ज़्यादा लेंथी होती है ना उनके आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और इसके अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको पता होगा इसको मॉड्यूल नंबर 170 से ऑनवर्ड जितने भी इसके हैं ना मॉड्यूल वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, मीन्स कि वो इतने 2 से 3 पेजेस से भी ज़्यादा जा रहे हैं वो। तो आप खुद सोचें कि क्या आपके पेपर में वो इतने लेंथी आ सकते हैं। और फिर मैंने उस पर ये भी मैंने गौर किया कि कहीं उनसे कुछ छोटा क्वेश्चन ना बन जाए, मीन्स कि वो ऐसा ना कर दे कि दरमियान में से कुछ उठा के दे दें मैं उनको कवर करवा दूँ। लेकिन मैंने उनको ढूंढा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जस्ट एक स्टेटमेंट थी, प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन इतना लेंथी था कि बस वो प्रॉब्लम देंगे और वो सारा सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए उन पर आपके चांसेस कम में आने के, जिन पर चांसेस ज़्यादा हैं उनको पहले अच्छे से करें, फिर जिनके चांसेस आपको कम लग रहे हैं फिर आप वो लास्ट वाले टॉप मॉड्यूल्स उन पे चले जाएं। सबसे पहले अगर आप लोग अपने MCQs को 100% कर लें तो देखिए आपके अच्छे भले MCQs से GPA बन जाती है। फिर आप शॉर्ट को कर लें, 1-2 लॉन्ग भी आपके अटैम्प्ट हो जाए, तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। ये हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं, जितने भी हम वीडियो के स्टूडेंट्स होते हैं हम ये गलती करते हैं कि
हम सारा सिलेबस कहते हैं कि हमने एक एक चीज़ को रट्टा लगाना है। फिर एट द टाइम अब जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो सब कुछ हमसे मिक्स हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, जो ईजी होती हैं वो भी हमें अक्सर भूल जाती हैं, तो वहाँ पर जाके हम लोग फंस जाते हैं। तो सबसे पहले अपने MCQs को 100% करें, देन आप अपने शॉर्ट पे आएँ, उनको 100% करें, फिर आप लोग लॉन्ग पे आएँ कि लॉन्ग के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको बहुत अच्छे से करके जाएँ, फिर जो आपको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लग रही है उनको देखें। वहाँ से अगर कोई बन रहा है कि आपका चीज़ें ज़्यादा लेंथी है, उससे कोई आपको लगता है कि बन सकता है, वो शॉर्ट फॉर्म में इसको करके दे सकती हैं, देन उस पर मेहनत करें, अदरवाइज इस पर अपना इतना टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, अब ये देखें, ये एक एग्जांपल है जिसमें आपने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, फोर्स आपको गिवन है, ये भी शॉर्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है ये। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 105 ये बहुत अहम है। ये स्टार्ट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये बहुत अहम है 160 तक। डैम्पिंग फोर्स की डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती है, जस्ट डेफिनेशन ही आ सकती है। ये मॉड्यूल 107 ये इतना अहम नहीं है क्योंकि इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी और वो 2 चीज़ें भी कोई इतनी खास नहीं थी। ये उन्होंने कुछ स्टेप मिस करके यहाँ पे एक स्टेप लिखा था और उसके बाद ये स्टेप चेंज कर दिया था उन्होंने, तो ये जो इसके चांसेस हैं मॉड्यूल 107 के ये इतने ज़्यादा नहीं है आपके पेपर में आने के। मॉड्यूल 108 में यूलर थ्योरम की आपके पास स्टेटमेंट आ सकती है, मॉड्यूल 109 में चैसलस थ्योरम इसकी डेफिनेशन आ सकती है और इसके एक्सप्लेनेशन में जस्ट एक बार देख लीजिएगा कि ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 जो होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं प्योर रोटेशन के साथ और 3 जो होते हैं वो ट्रांसलेशनल उसके साथ वो होते हैं एसोसिएटेड। तो ये जस्ट MCQs के लिए आपने इनको लाजमी देखना है। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन MCQs में याद रखना है कि ये जो काइनेमेटिक्स होती है ना विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स होता है और एक होती है डायनामिक्स होता है कि उसमें फोर्स होती है। ये आपने विदाउट और विद ये चीज़ याद रखना है, काइनेमेटिक्स में यहाँ विदाउट आता है और डायनामिक्स में यहाँ विद आता है। फिर उसके बाद ये सम फीचर्स है डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके बाद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। स्पेस टाइम के बारे में बताया था कि टाइम जी क्या होता है। टाइम वो होता है कि एक इवेंट को होने में कितना टाइम रिक्वायर है, वो चीज़ जो होती है वो हमारे पास टाइम होती है। ठीक है, उसके बाद मैटर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ के आ चुके हैं बहुत दफ़ा, इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर है वन रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जो एक सर्कल में मोशन होती है। ये सब चीज़ें इनकी डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से रट्टा लगाएं और वही लिखें, आप अपने वर्डिंग में भी इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ये बहुत ईजी था। इसमें वो था कि एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन आपको पता है एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसको बस एक नज़र देखना है, अदरवाइज इतना ज़्यादा अहम नहीं है। कर्विलिनियर मोशन वो जो कर्व पाथ पे मोशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको हम लोग कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। ये डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज बाकी इनमें कोई खास चीज़ नहीं है। मॉड्यूल 113 पे आ जाते हैं। मॉड्यूल 113 ये वाकई बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आपने लाजमी करना है, ये आपके लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ मैंने अपने लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से करवाया था, तो आपने अगर लेक्चर लिए हुए हैं किसी भी चैनल के तो आपको इसकी अच्छे से समझ होगी कि कैसे प्रूव करते हैं कि जी वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल थी, मैंने लिखा हुआ भी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको स्किप नहीं करना है। मॉड्यूल 113 बहुत अहम है। फिर मॉड्यूल 115 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, ये तो आप लोग मैं कहती हूँ जब से वो 6, 7, 8 में हमने साइंस पढ़ी थी तब से ये चीज़ है कि वो क्या होती है कि इसमें एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ETC। ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है। थ्योरम कंजर्वेटिव, ये एनर्जी किसके इक्वल होती है, T। काइनेटिक एनर्जी को हम T से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को V से डिनोट करते हैं, दोनों को सम करते हैं, टोटल एनर्जी हमारे पास आती है। ठीक है, इसको ये एक्सप्लेन किया था हमने। 116 मॉड्यूल ये भी अहम था, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल 116, ये नोट करते जाएं, ये आपके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इनकी आपने अपने हाथ से प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मॉड्यूल 117 में है इम्पल्स किसे कहते हैं, इम्पल्स के ये आपने अच्छे से करनी है। इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत अहम है आपके शॉर्ट के लिए, आपके MCQs में वो पूछ सकते हैं कि वो डेफिनेशन देकर पूछ सकते हैं ये किसकी डेफिनेशन है, तो आपने इम्पल्स का कहना है, मीन्स कि ये इम्पल्स की जो डेफिनेशन है ये अक्सर आती है। ठीक है, उसके बाद एक थ्योरम था जिसमें आपने प्रूफ करना था कि जो इम्पल्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके इक्वल होता है, ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं, वैसे भी आपने इसको याद रखना है। ठीक है, फिर मॉड्यूल 118 में ये एक एग्जाम्पल थी, बहुत ज़्यादा अहम एग्जाम्पल है, मॉड्यूल 118 भी लिख लें कि ये आपके सब्जेक्टिव के लिए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 119 पे आ जाते हैं, इसमें हमारे पास स्टार की डेफिनेशन थी, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। स्टार्ट वाले जो है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी हैं और ईजी भी हैं। ठीक है, जो लास्ट वाले हैं ना वो ज़रा घुमाते हैं हमें, तो उन पर आप थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा कर लीजिएगा। बाकी ये डेफिनेशन आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं, इनको अपने
अपने वो सेल्फ राइटिंग में भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। टॉर्क के किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। ये आपके एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछती हैं और बार बार पूछती हैं और ये चीज़ भी पूछती हैं, ठीक है। तो ये आपने फार्मूले अपने माइंड में रखने हैं एमसीक्यूज के लिए भी। फिर इसका ये प्रूफ था, अभी प्रूफ शॉर्ट में आ सकता है तो इसको आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें आपने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम अबाउट रीजन ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये मॉड्यूल 121 में है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन और इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन जस्ट डेफिनेशन के तौर पे इसको एक बार देख लें, इतना अहम नहीं है। इलास्टिक बॉडीज़ का आपको पता है कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो चेंज हो जाता है पार्टिकल्स का। फिर जब हम इस पर फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो दोबारा से अपनी असली कंडीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपने डिफरेंस याद रखना है रिजिड बॉडी में और इलास्टिक बॉडी में। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन, रोटेशन, ये आपको पता है। ट्रांसलेशन वो सीधी लाइन में मोशन होती है, रोटेशन कौन सी मोशन होती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक पार्टिकल को मतलब मूव करने के लिए उसके पास कितने पोजीशन है, उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम ये कहते हैं उसकी डिग्री या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उससे कहते हैं। मॉड्यूल 123 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जनरल प्लान मशीन है, स्किप कर सकते हैं। इंटेस्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इंटेस्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, ये ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन इसको आपने देखना ज़रूर है क्योंकि अक्सर वीडियो वाले वो चीज़ उठा के देते हैं जो बिल्कुल हमारे ख्वाब ख्यालों में भी नहीं होती कि ये पेपर में आ सकती है। तो ये आपने क्या करना है, इसको भी अच्छे से कर लेना है। मॉड्यूल 124 में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ज़्यादा अहम नहीं है लेकिन इसको मैंने करवाया था, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। मॉड्यूल 125 में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डेफिनेशन हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डेफिनेशन बहुत अहम है, इसका ये फार्मूला और इसका ये यूनिट, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है, ये आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद ये था, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, आप लिखवा के ले लें कि ये चीज़ आपके एमसीक्यूज में आज आई है, ठीक है। आई एक्स एक्सिस का फार्मूला आई वाई है और जेड के अकॉर्डिंग जो इनर्शिया होता है, एक्स के अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग, ये उनका फार्मूला है। और एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग ये फार्मूला, वाई एंड जेड के अकॉर्डिंग ये फार्मूला, जेड एंड एक्स के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फार्मूला। ये 6 फार्मूले तो आपको 100% अपने फिंगर टिप्स पे याद हो। फिर ये मॉड्यूल 126 में ये जो ये है प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आपने लाजमी करना है। मॉड्यूल 127 में रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत रिपीट होता है, इसको आपने लाजमी करना है। ये एग्जाम्पल आपके शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, इसको लाजमी करना है। मॉड्यूल 126 एंड 127 दोनों बहुत अहम है। प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन, ये आपके एमसीक्यूज में आता है। प्रिंसिपल एक्सिस वो वाला एक्सिस होता है जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो होता है। बस ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखना है। ये चीज़ एमसीक्यूज में पूछते हैं कि जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसके बाद जी मॉड्यूल 129, इसमें डायनामिक्स की डेफिनेशन है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें विद फोर्सेज आ जाएगा और काइनेमेटिक्स में विदाउट फोर्स था। फिर है जी मॉड्यूल 130 सेंटर ऑफ मास, इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है आरसीएम। देखिए मैंने तब भी, आपने अगर मेरे वो ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखी है तो इसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे नीचे सेंटर ऑफ मास में यहाँ नीचे एम होता है, तो आपके एमसीक्यूज में कभी वो यहाँ एम लिख देते हैं, कभी आर लिख देते हैं, कभी चेंज कर देते हैं, तो आपने याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास में यहाँ एम होता है, ठीक है। ये इसका जो फार्मूला होता है ये आपने याद रखना है, MI/VI ओवर M, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जी मॉड्यूल 131, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। फिर है जी मॉड्यूल 132, ये बहुत ज़्यादा अहम है जी, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। ये कल हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस भी किए थे। M1 M2 के इनमें से कोई एक भी वैल्यू जो होती है वो आपने फाइंड करनी होती है, बाकी वैल्यूज आपके पास गिवन होती हैं। फार्मूला ये वाला आपने अप्लाई करना होता है और आंसर आपने निकालना होता है, ठीक है। ये दो आपके पास थी, इनमें से एक आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है और आपके शॉर्ट में भी आ सकती है, इसको आपने स्किप नहीं करना। फिर मॉड्यूल 133 में है एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन। एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, आपके शॉर्ट में आ सकती है, ठीक है, इसको आपने स्किप नहीं करना। फिर वही वाले फार्मूले जो भी हमने डिस्कस किए थे वो अगेन यहाँ पे आ चुके हैं, इनको आपने फिंगर टिप पे याद रखना है। LX LY NL से एंगुलर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है, ये वाली वैल्यूज़ भी फार्मूले भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल 134, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है जी, ये इसके LX LY LZ ये उन्होंने एंगुलर मोमेंटम हमें बताया था, ये आपने अच्छे से करनी है। इसकी ये डेफिनेशन के इसको मैट्रिक में कैसे शो करवाते हैं, ठीक है। फिर एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला आ गया R×MV, ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछते हैं, इसको आपने अच्छे से इनको ना अपने माइंड में रखना है। फिर ये जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अब ये देखें कितने अहम एमसीक्यूज यहाँ से बने रहे कि जब एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था। मॉड्यूल 136 ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है, ये मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया हुआ है।
फिर उसके बाद 137 में काइनेमेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, रिजिड बॉडी में ये इसकी क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका क्या फार्मूला होता है, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस का क्या फार्मूला होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या होती है, रिजिड बॉडी के अकॉर्डिंग क्या होती है, वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये आपने फार्मूले याद रखने हैं। मॉड्यूल 138 में जी कुछ भी नहीं है ज़्यादा खास, मॉड्यूल 139 में भी ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है, स्किप कर सकते हैं। 140 में भी कुछ भी नहीं है, स्किप कर सकते हैं। 141 में है जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपने लाजमी करनी है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। फिर मॉड्यूल 143 आ गया जी, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर के लिए नर्चर क्या होता है, होलो सर्कुलर सिलेंडर के लिए क्या होता है, फिंगर टिप्स पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपके एमसीक्यूज़ के लिए आपको शॉर्ट में ये चीज़ वो पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में 100% रख के जानी है। जो 8 फार्मूले हैं इनको आपने स्किप नहीं करना है, करके जाना है, ठीक है। जो फर्स्ट 5 हैं ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। मॉड्यूल 144, अच्छा इसमें मैंने आपको कुछ बहुत अहम बताए थे, फिर मैंने आपको इनके शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी कि आपने इन मॉड्यूल्स को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं भी लिए हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने करवाए थे ना, तब आप इनको सर्च करके लाजमी लीजिएगा। इनका मैंने आपको बताया था कि आप इनको कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। मॉड्यूल 144 में ये अब बहुत ज़्यादा अहम है। मॉड्यूल 145 इनको लिखते जाएँ, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इनमें से आपके 1 या 2 तो मस्ट है कि वो आएंगे। मॉड्यूल 146 ये बहुत अहम है, और यहाँ से 1 ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी मॉड्यूल 147 पे, बहुत ज़्यादा अहम है। ये जितने भी हैं ना ये 160 तक, ये सारे बहुत ज़्यादा अहम है, इनको आप स्किप नहीं कीजिएगा, ये लाजमी करने हैं आप लोगों ने। मॉड्यूल 149 ये जितने भी मैंने करवाए थे ये आपने फिंगर टिप्स पे याद रखने, ठीक है। फिर उसके बाद 152 था, इसमें भी देखें ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और ये आ भी सकते हैं। जो ज़्यादा लेंथी आप उनको स्किप कीजिएगा, जो लास्ट वाले हैं, बट ये वाले आप लोगों ने स्किप नहीं करने। 153 ये बहुत ज़्यादा अहम है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 154 ये बहुत ज़्यादा अहम है। ये जितने भी हैं बहुत ज़्यादा अहम है। 160 बहुत ज़्यादा अहम है, ये चीज़ देखें, ये चीज़ आपसे वो पूछ सकते हैं। फिर 161 में देखें ये चीज़ थी, ये ज़्यादा लेंथी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपके पेपर में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। 162 ये देखिए, ये थोड़ा लेंथी है, बट ये देखिए ये बहुत इजी है। आपने इसको लेक्चर में लेंगे ना तो आपको इसे अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत इजी स्टेप्स हैं ये, तो आपने इसको भी स्किप नहीं करना। ये अहम भी है, इजी भी है। 166 ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 168 ये भी बहुत अहम है, 168 इसको भी कीजिएगा। फिर उसके बाद है 169, ये इतना अहम नहीं है क्योंकि इसमें हमने एक चीज़ देखी थी जो कि मुझे ये देखें, कैलकुलेट अर्लियर, इसका मतलब था ये पिछले किसी मॉड्यूल से कनेक्टेड है। तो ये 2 मॉड्यूल को हम एक तो वो क्वेश्चन में नहीं देंगे, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है। 170 ये अहम है, ठीक है। फिर 171 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ईजी भी है। तो इसको जब आप एक बार लेक्चर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर ये चीज़ थी मॉड्यूल 174 है, ये देख लें, ये भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ये बहुत इजी था। मॉड्यूल नंबर 175 है, जितने भी मैंने करवाए थे ये 175 में और कुछ में नहीं है, जस्ट ये थ्योरम उन्होंने हमें दिए हुए थे, थ्योरम 1 2 3, यहाँ से सिर्फ एमसीक्यूज़ बनते हैं। ये इनकी स्टेटमेंट को आप एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा, अगर इनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ आ जाएँ तो आपको वो ईजीली आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। मॉड्यूल 177 में कुछ खास नहीं था, बस ये था कि इसको हमने मैट्रिक में कैसे लिखना है, तो ये एक मेथड था, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी ख़ास नहीं था। फिर जी मॉड्यूल नंबर 178 ये था कि इसमें ये चीज़ बहुत अहम है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम किसे कहते हैं, इसको आपने अच्छे से करना है। फिर मॉड्यूल नंबर 179 इसमें जस्ट ये केस नंबर 1 आप लोगों ने देख लेना है, अदरवाइज़ ये इतना अहम नहीं है। देखें ये मैंने अगेन यहाँ पे इसको लिखा है मॉड्यूल नंबर, सॉरी मैंने 180 लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ये 179 ही है, ठीक है। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 इसके आप लेक्चर्स लें और इसको आप अच्छे से कर लें, ये हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसके देखें इसके आने के चांसेस कम है, बट ये है कि हो सकता है कि वो लास्ट में से कोई टॉपिक उठाएं, तो यही है कि वो यहाँ यही वाला उठा सकते हैं। ये थोड़ा कम था, बाकी जितने भी मैंने देखे हैं वो सारे बहुत ज़्यादा लेंथी थे। यहाँ पर वो ये कर सकते हैं कि आपको वो केस नंबर 1 जस्ट पूछ सकते हैं, तो ये आपने मॉड्यूल नंबर 180 इसमें से कर लेना है, ठीक है। और इसमें से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो था मॉड्यूल 184, ठीक है।
184 भी ज़्यादा लेंथी नहीं था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें ये आपको ये वैल्यू गिवन थी, ये पी की वैल्यू गिवन थी, वो जैसे हम बच्चों की तरह उसमें वैल्यू आई की, जे की, के की वैल्यू को पुट करते हैं, फिर उसके बाद हमने इसका ये मैट्रिक लिया है। आप इसके स्टेप को एक बार खुद से भी देखेंगे तो आपको किसी के गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ईजी है। मॉड्यूल नंबर 185, इसमें भी ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं था, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 186 में ये फार्मूला था 2 पाई रेडियन ओवर 24 आर, 2 पाई ओवर 8, ये चीज़ आप बस याद रखिएगा। 7.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ हो सकता है कि एमसीक्यूज में पूछना है, अदरवाइज ये भी इतना ज़्यादा अहम नहीं है। ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको जितने भी टॉपिक थे MTS 622 के वो मैंने आपको बताए हैं। ऑब्जेक्टिव की वीडियो में कुछ मैं अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट 1, और बाकी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी, वो आपने कर लेनी है, तो आपका पेपर यहाँ से 100% हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।